अब सुनो नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी का मतलब है क्या, इधर देखो। सॉल्युबिलिटी का मतलब कैसे देखेंगे? पोलर चीज पोलर में डिसॉल्व होती है, नॉन पोलर नॉन पोलर में होती है। पोलर किस में डिसॉल्व होती है? पोलर में। नॉन पोलर किस में डिसॉल्व होता है? नॉन पोलर में। पोलर चीज हमेशा पोलर में सोल्यूबल होती है, नॉन पोलर किस में सोल्यूबल होता है? हमेशा नॉन पोलर में। इतनी बात समझ में आ गई? अब इस हिसाब से तो कोई जो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स है, यानी कि आर एक्स है या एरोमेटिक रिंग है, जो भी हेलो एल्केन या हेलो एरीन है, ये कैसे है? पोलर है, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो पोलर है। तो पोलर चीज किसमें डिसॉल्व होती है? पोलर में। और नॉन पोलर किसमें डिसॉल्व होती है? नॉन पोलर में। इस हिसाब से तो हेलो एल्केन या हेलो एरीन पानी में सोल्यूबल होने चाहिए। होने चाहिए नहीं होने चाहिए? बताओ। पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये कैसे है? पोलर। पानी कैसा है? पोलर। तो क्या इसको पानी में सोल्यूबल होने चाहिए? हाँ क्या नहीं? बोलो पहले। होने चाहिए ना? क्या ये बेंजीन, बेंजीन में बेंजीन कैसा है? नॉन पोलर। क्या इसको बेंजीन में सोल्यूबल होना चाहिए? नहीं। CCl4 में सोल्यूबल होना चाहिए? नहीं। CCl4 भी नॉन पोलर। कैसे? CCl4 का डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। नॉन पोलर जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है वो नॉन पोलर हो जाते हैं। कार्बन से क्लोरीन डाइपोल मोमेंट, कार्बन से क्लोरीन डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया तो नॉन पोलर हो गया। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होना चाहिए। इस हिसाब से ये दोनों कंपाउंड पानी में क्या होने चाहिए? सोल्यूबल होने चाहिए। होने चाहिए ना? बट एक्चुअली में ये पानी में सोल्यूबल होते ही नहीं है, बहुत स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं। होने तो चाहिए ना, बट एक्चुअल में ये पानी में सोल्यूबल नहीं होते, बहुत कम सोल्यूबल होते हैं। अब सुनो क्यों। किसी भी चीज को पानी में डिसॉल्व करोगे तो इसकी पानी के साथ बॉन्ड बननी चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। मतलब आप कोई भी चीज सोल्यूबल है, मतलब उसकी वो चीज तो कब सोल्यूबल होगी? जब वो उसमें जाके प्रॉपरली घुल घुल जाता है। यानी जो नई बॉन्ड बनेंगी वो स्ट्रांग होनी चाहिए। बट ये जैसे इसको पानी में डालते हो तो न्यू बॉन्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी की ये ओरिजिनल बॉन्ड जितनी स्ट्रांग है। देखो मेरी बात सुनो, कोई भी चीज पानी में कब घुलती है? देखो मैं इस इंस्टीट्यूट में क्यों रही है, तुम इस इंस्टीट्यूट में क्यों रहे? क्योंकि तुम्हारी यहाँ पे एक बॉन्ड क्या बन गई? स्ट्रांग बन गई, तभी हम रहते हैं। समझ रहे हो? आपका ये दोस्त क्यों बना? क्योंकि नई जो बॉन्ड बनी है आप दोनों के बीच में वो स्ट्रांग बनी है, तभी तुम बात कर रहे हो। तो कोई भी चीज ये पानी में क्यों घुल रहा है? क्योंकि पानी में इसलिए घुल रहा है क्योंकि पानी में घुल के जो बॉन्ड बन रही है वो स्ट्रांग होती है। होनी तो चाहिए, क्योंकि पोलर पोलर में डिसॉल्व करता है और नॉन पोलर किस में डिसॉल्व करता है? नॉन पोलर। बट एक्चुअल में क्या होता है, ये पानी में स्लाइटली सोल्यूबल होता है, क्योंकि जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इसके साथ इसमें जो पानी के साथ बॉन्ड बन रही है उतनी स्ट्रांग नहीं होती। बॉन्ड बनने के बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज। बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज। तो इसकी पानी के साथ जो बॉन्ड बनती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, देखो आपने आपकी किसी के साथ बॉन्ड बनी, बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज हुई, वही एनर्जी किस लिए लग जाती है? जो एनर्जी निकलती है ना, वही एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में लग जाती है। ठीक है, समझ में आती है? चीनी पानी में क्यों घुल रही है? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज हो रही है, वो उसको तोड़ने में लग गई, उसकी बॉन्ड्स को ब्रेकअप करने के लिए लग गई। समझ में आई? तो ये पानी में घुल नहीं पाते, क्योंकि इसलिए नहीं घुल पाते क्योंकि जो न्यू बॉन्ड बनती है और बॉन्ड फॉर्मेशन से इतनी इनफ एनर्जी रिलीज नहीं होती कि वो इनकी बॉन्ड को तोड़ के और घुल पाए, इसलिए घुल नहीं पाते हैं। मतलब लेस एनर्जी इज रिलीज जब ये पानी में घोलते हो तो इतनी जो बॉन्ड फॉर्मेशन से जो एनर्जी जितनी रिलीज होनी चाहिए वो रिलीज एनर्जी किस लिए लग जाती है? इस बॉन्ड को तोड़ने में। तो इतनी इनफ एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती। समझ आती है? क्लियर हो गई? तो इस वजह से ये प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हो पा रहे। समझ में आ गई इतनी चीज? तो लिखना ये बात, haloalkanes are very slightly soluble in water. Haloalkanes are very slightly soluble in water. Haloalkanes are very slightly soluble in water. In order to dissolve haloalkane, in order to dissolve haloalkane, in order to dissolve haloalkane in water,
In order to dissolve haloalkane in water, energy is required to overcome the energy is required to overcome the energy is required to overcome the attraction between energy is required to overcome the attraction between haloalkane molecule. Energy is required to overcome the attraction between haloalkane molecule and break the hydrogen bond between water 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 molecule. Less energy is released when new attractions are set up. Less energy is released when new attractions are set up. Less energy is released when new attractions are set up between haloalkane and water molecule. Between haloalkane and water molecule. Less energy is released when new attractions are set up between haloalkane and water molecule. As these are not as strong as enough, as these are not as strong as these are not as strong as these are not as strong as original hydrogen bond in water, as these are not as strong as original hydrogen bonds in water, original hydrogen bond in water. As a result, solubility of haloalkane in water is low. As a result, solubility of haloalkane in water is low. As a result, solubility of haloalkane in water is low. However, haloalkanes tend to dissolve in However, haloalkanes tends to dissolve in However, haloalkane tend to dissolve in organic solvent. However, haloalkane tend to dissolve in organic solvent because new intermolecular attraction because new intermolecular attraction because new intermolecular attraction because new intermolecular attraction between haloalkane and solvent molecule between haloalkane and solvent molecule have much the same strength have much the same strength have much the same strength as being broken in the as being broken in the as being broken in the separate haloalkane and as being broken in the separate haloalkane and solvent molecule as being broken in the separate haloalkane and solvent molecule. Substitution reaction of alkyl halide. Nucleophilic substitution reaction of alkyl halide. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड. ठीक है, तो आर एक्स है, एल्काइल हैलाइड है. आर के ऊपर पार्शियल प्लस आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है. तो अब इस पे कौन आके अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है. तो बनता क्या है? आर एन यू बनता है और एक्स माइनस यहां से बाहर निकलता है. ठीक है, इतनी बात समझ में आती है. तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा, वो सारे हमने रिएक्शंस पढ़नी पड़ेगी. समझ में आती है इतनी चीज? बोलो. ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर गया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं. समझ में आई इतनी चीज? क्लियर है? तो अब जैसे मैंने बोला NaOH वाटर,
जैसे बात करो, RX है, RX में डाल दिया मैंने NaOH डाला, तो NaOH में ये तो ये है, तो ये तो रिएजेंट है, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल है। OH माइनस आयन क्या है तुम्हारा? ये न्यूक्लियोफाइल। तो ये आके अटैक करेगा इस पे, और X यहाँ से बाहर निकलेगा, ROH बनेगा, और X माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा। समझ में आती है? RX है, इस पे वाटर रिएजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH माइनस आयन। कौन होगा? OH माइनस आयन। ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल। ये बात समझ में आ रही है? हर बार मैंने न्यूक्लियोफाइल लिख दिया नीचे की तरफ, ठीक है। पानी रिएजेंट, NaOH रिएजेंट, तो न्यूक्लियोफाइल है कौन इसमें? OH माइनस आयन। इसमें कौन? OH माइनस आयन। तो क्या बनेगा? ROH और X माइनस आयन। समझ में आ गई? RX है, इसमें NaOR के साथ रिएक्शन करा रहे हो, NaOR डैश लिख देते हैं, ठीक है। ये रिएजेंट हुआ, न्यूक्लियोफाइल होगा कौन इसमें? OR डैश माइनस आयन होगा, तो ये इस पे अटैक करेगा, यहां से क्या बनेगा? ROR बनेगा, ROR डैश बनेगा, और Na के साथ X बाहर निकल जाएगा। समझ में आता है? ठीक है, NaX बाहर निकल जाएगा। ये क्या बना है? ROH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल बना है, और ROR डैश को क्या बोलते हैं? ईथर बना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आ गई क्या? बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखो, RX है, RX की NaI के साथ रिएक्शन करा देते हैं, RX की NaI के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल है कौन? I माइनस आयन। ये अटैक करेगा तो बनेगा क्या? RI और NaX। ठीक है, क्लियर है? RI और NaX, ठीक है जी। RX की अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल भी यही, रिएजेंट भी यही, न्यूक्लियोफाइल भी यही आके अटैक करेगा। अब क्या बनेगा बताओ, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल भी यही है ना, यही आके कौन कैसे बनेगा? RNH3 पॉजिटिव, X माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ये कभी ऐसे थोड़ी लिखते हैं, मतलब ऐसे थोड़ी लिखते हैं, मतलब RNH3 पॉजिटिव स्टेबल थोड़ी होगा। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल तो होता ही नहीं है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता ही नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा? माइनस H प्लस होगा, फिर क्या बनेगा? RNH2 हो गया, ये बनेगा। यानी लिया क्या था? अमोनिया, बना क्या है? 1 डिग्री अमीन। एन जितने कार्बन से जुड़ा होता है उसको एक से जोड़ा तो 1 डिग्री अमीन। लेट से आपने पास RX है, और तुमने यहाँ पे क्या ले लिया? पहले अमोनिया लिया था, अब तुमने ले लिया यहाँ से R-NH2 ले लिया, ये ले लिया, लेट से R-NH2 ले लिया, तो ये कितने डिग्री अमीन है? 1 डिग्री अमीन है। तो अब अटैक कौन करेगा? यहाँ से NH2 माइनस आयन करेगा। कौन करेगा? R डैश पॉजिटिव, NH2 माइनस आयन, ठीक है, ये अटैक करेगा। जब NH2 माइनस आयन अटैक करेगा तो क्या बनेगा? अब ऐसे मत लिखा करो, पहली बात तो ये तो रट्टा मारने वाली चीज हो जाएगी, पूरा ही लिखा करो, ऐसे तोड़ा ही मत करो, छोड़ो, ऐसे पूरा अटैक करो। ये इस पे अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा, X बाहर निकलेगा, तो क्या होगा? RNH पॉजिटिव R डैश। समझ में आ गई? क्लियर हुआ? तुम्हारे सामने ये ऐसे ही होगा, फिर यहाँ से X माइनस तो बाहर निकल ही गया, H प्लस को बाहर निकालना पड़ेगा, माइनस H प्लस करोगे तो क्या बनेगा? RNH R डैश। कितने डिग्री अमीन आ गया? 2 डिग्री अमीन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो, आ रही है? क्लियर है? ठीक है, करो फिर, नोट करो पहले, ठीक है। आगे देखो, RX की रिएक्शन कराएंगे 2 डिग्री अमीन के साथ, R डैश NH R डबल डैश, इसके साथ 2 डिग्री अमीन के साथ कराएंगे, तो क्या होगा? ये अटैक करेगा इस पे, X माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो क्या आएगा? RNH प्लस R डैश R डबल डैश, इसको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो RN R डैश R डबल डैश कितने डिग्री अमीन बन गया? 3 डिग्री अमीन बन गया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब RX की रिएक्शन अगर KCN के साथ कराते हैं, तो KCN क्या होता है? आयोनिक होता है,
K पॉजिटिव, C ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव में टूट जाता है। तो अटैक कौन करता है? Cn माइनस आयन। तो Cn माइनस आयन क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल हो गया। कौन हो गया? न्यूक्लियोफाइल। कहां से अटैक करेगा? कार्बन से। कहां से अटैक करेगा? कार्बन से। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है ना, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा? RCN बनेगा। क्या बनेगा? RCN। समझ आता है? क्या इसका नाम क्या बनेगा? अल्काइल साइनाइड। क्या बनेगा इसका नाम? अल्काइल साइनाइड। साइनाइड भी बोल सकते हैं और नाइट्राइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। साइनाइड भी बोल सकते हैं, अल्काइल साइनाइड भी बोल सकते हैं और अल्काइल नाइट्राइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अल्काइल नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? अब अगर यहाँ पे तुम्हें पता है यहाँ पे अगर RX के साथ AgCN हो, AgC ट्रिपल बॉन्ड N हो, तो ये ना कोवेलेंट होता है। कैसा होता है ये? कोवेलेंट होता है। ये ब्रेक नहीं कर सकते तुम इसको इसकी तरह। वो आयनिक था, ये कोवेलेंट होता है, ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसे Ag प्लस Cn माइनस में तोड़ नहीं सकते क्योंकि कोवेलेंट है। तो अब ये N से अटैक करेगा। N से अटैक करेगा तो क्या बनेगा? RN ट्रिपल बॉन्ड C। इस तरह से बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है। N से जोड़ेगा ना, N से अटैक हुआ ना कार्बन पे, तो क्या बनेगा? इसको आइसोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे? अल्काइल आइसो नाइट्राइल बनेगा। ये बात समझ में आती है? क्योंकि हमें पता है Cn कैसा होता है? एम्बीडेंटेंट लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है? एम्बीडेंट लिगेंड होता है। यानी एम्बीडेंट लिगेंड का मतलब क्या होता है? एम्बीडेंट लिगेंड का मतलब क्या होता है बताओ? जिसके पास टाइम पे किसी एक से ही डोनेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एम्बीडेंट लिगेंड। क्या बोलते हैं? एम्बीडेंट लिगेंड बोलते हैं ना। बट अब यहाँ पे क्या बोलेंगे लिगेंड की जगह? न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे लिगेंड की जगह? यहाँ पे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। क्या इतनी बात समझ में आती है? बोलो, ठीक है। यहाँ क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बन गया ना, तो यहाँ पे एम्बीडेंट लिगेंड की जगह क्या लिख देंगे? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी। पहले लिगेंड बोल रहे थे, अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे क्योंकि लिगेंड तब बोलते हैं जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। यहाँ न्यूक्लियोफाइल बोलोगे क्योंकि अटैक कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई? ऑर्गेनिक स्पीशी की तरह। अगर यहीं पे एक और एग्जांपल देख लो, RX है, KNO2 के साथ कर रहे हैं, और यहीं पे RX है, आप AgNO2 के साथ कर रहे हो, तो ध्यान से देखो, ये सेम टू सेम इसकी तरह ये आयोनिक होता है और ये कोवेलेंट होता है। आयनिक होता है तो कैसे टूटेगा? K प्लस में, NO2 माइनस में। NO2 कैसे टूटेगा? माइनस में। ऑक्सीजन पे माइनस का साइन आ गया, ये रहा लॉन पेयर। ये बात समझ में आ रही है? 1 2 3 4 5 6 माइनस का साइन। कोई दिक्कत है? बॉन्ड बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में किसी को दिक्कत है? बोलो। पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस कहां से अटैक होगा? ऑक्सीजन से। तो क्या बनेगा? RON डबल बॉन्ड हो, इसका नाम क्या है? एल्काइल नाइट्राइट। क्या बनेगा? एल्काइल नाइट्राइट। क्या बात समझ में आ गई? आ गई क्या? AgNO2 कोवेलेंट है, कोवेलेंट है तो इस तरह से ब्रेकआउट नहीं करना है। अब कहां से अटैक होगा? N से। कहां से अटैक होगा? N से। तो RNO2 बनेगा। क्या बनेगा? RNO2। इसका नाम क्या है? नाइट्रो एल्केन। क्या है इसका नाम? नाइट्रो एल्केन। इसका मतलब ये भी क्या है? एम्बीडेंट लिगेंड है। ये दोनों भी कैसे थे? NO2 भी कैसा होता है? एम्बीडेंट लिगेंड होता है, मतलब एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। यानी कि अटैकिंग साइड तो दो हैं, किसी एक टाइम पे एक से ही करेगा। ऑक्सीजन से कर रहा है तो नाइट्राइट, नाइट्रोजन से कर रहा है तो नाइट्रो एल्केन। ठीक है, लिख लो फटाफट सारा। इधर देखो, आयन ये है RX। RX की रिएक्शन करा दी R' C डबल बॉन्ड O AG के साथ। ठीक है, तो इस तो ये अटैक करेगा इस पे। ठीक है, तो क्या बनेगा? R O, सॉरी O कह रही हूँ, हाँ O ही तो होगा। RO से अटैक हुआ ना, RO C डबल बॉन्ड O R डैश। सही बात है,
ओ से अटैक हुआ है ना यहाँ पे, इस पे ROCO डैश। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एस्टर। क्या बन गया, एस्टर। क्या बात समझ में आती है, क्लियर है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है। RX में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो तो न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, H माइनस आयन, ये अटैक करता है तो क्या बन जाता है, RH, यानी कि एल्केन बन जाता है। समझ में आ गई, ठीक है, करो नोट। अब अलग से ये टॉपिक खत्म हो गया, अब मेन हेडिंग बना लो रिएक्शन मैकेनिज्म। अब 2 दिन रिएक्शन मैकेनिज्म ही चलेगा, मेन हेडिंग बना लो रिएक्शन मैकेनिज्म, अब 2 दिन रिएक्शन मैकेनिज्म ही चलेगा। बड़ी सी हेडिंग बना लो रिएक्शन मैकेनिज्म, बहुत बड़ा पार्ट है, एक अलग से ब्रांच है इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म की। ठीक है, मतलब अगर 11th में SN1 SN2 पढ़ाया है, SN1 SN2 E1 E2 E1 CB पढ़ाई है, पढ़ाई है, वो है ये 11th में पढ़ाई जाती है वैसे तो। अब नहीं पढ़ाई तो है, अब नहीं पढ़ाया तो फिर अब कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा तो यूज होएगा ही, हम क्या करें, 2 दिन खराब तो करेंगे ही, यूज तो होएगा, अपने को तो करना ही पड़ेगा। चलो डालिए हेडिंग, पूरा मेन हेडिंग एक अलग से ब्रांच डाल दो, रिएक्शन मैकेनिज्म डाल दीजिए, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, डाल दिया। अब बताओ मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी में क्या फर्क होता है, बताओ, न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी में क्या फर्क होता है, बताओ। न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी, कुछ मत लिखना, मैं पहले डेफिनेशन बोलूंगी फिर लिखना आप लोग। न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी में क्या फर्क होता है, न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी में क्या फर्क होता है, बता सकते हो। इधर देखो, यहाँ पे OH माइनस आयन, यहाँ भी OH माइनस आयन, यहाँ OH माइनस आयन एक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ OH माइनस आयन एक बेस है। तो ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कहाँ बेस है कहाँ न्यूक्लियोफाइल है, ये मत कहना हमें कैसे पता लगेगा, तुम्हें ही पता करना पड़ेगा। कैसे पता लगेगा, यहाँ पार्शियल माइनस, ये इस पे एक्ट करेगा, क्या बनेगा, CH3OH। अगर तो नई बॉन्ड कार्बन के साथ बन रही है, कार्बन के साथ बनी है ना नई बॉन्ड, तो वो न्यूक्लियोफाइल है। और अगर नई बॉन्ड H+Cl- किसके साथ बनेगी, NaCl और वाटर। OH की नई बॉन्ड किसके साथ बनी है, H+ के साथ, तो वो बेस है। तुम देखना कहाँ बेस है कहाँ न्यूक्लियोफाइल है, होते दोनों है, बेस भी होता है न्यूक्लियोफाइल भी होता है। कहाँ पे बेस बनेगा तुम्हें देखना है, कहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तुम्हें देखना है, मैंने पढ़ा दिया। बेस कब बोलेंगे, जब नई बॉन्ड H+ के साथ बनेगी बेस, OH की नई बॉन्ड H+ के साथ बनी है तभी तो वाटर बना है, OH की नई बॉन्ड कार्बन के साथ बनी है तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्लियर है, तो लिखो पहले न्यूक्लियोफाइल की हेडिंग डाल के लिखो, न्यूक्लियोफाइल की हेडिंग डाल के लिखो, इट इज द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। न्यूक्लियोफाइल की हेडिंग डाल के लिखो, इट इज द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, it is the electron rich species having at least one lone pair of electron, having at least one lone pair of electron it can be neutral or negative charge, it can be neutral or negative charge, it is always a Lewis base, it is always a Lewis base, it is always a Lewis base। ठीक है, बेसिसिटी में लिखो, हेडिंग डालो बेसिसिटी और लिखो, it is the tendency to donate, it is the tendency to donate, बेसिसिटी की डेफिनेशन लिखो, it is the tendency to donate electron pair to H positive ion, it is a tendency to donate electron pair to H positive ion।
ठीक है, कर लो इसको नोट, फिर हेडिंग डालो न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसे बोलते हैं? यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम को। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम को, उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, या फिनोमेना को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, लिक्विड डेफिनेशन इसमें, द टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर, tendency to give electron pair to an electron deficient carbon atom, to an electron deficient carbon atom is known as nucleophilicity. अब लिखो क्राइटेरिया फॉर द न्यूक्लियोफिलिसिटी, हेडिंग डालो क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी, हेडिंग डालेंगे क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या क्राइटेरिया है न्यूक्लियोफिलिसिटी का? आप सुनो, जितना लिखना मत, पहले मेरी बात को सुन लो। जितना बड़ा साइज होगा उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, जितनी बड़ा साइज होगा उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? ज्यादा। इतनी बात समझ में आता है? जितना बड़ा साइज होगा उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? ज्यादा। यानी मोर पोलराइजेबल एनायन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। मैंने वर्ड क्या डाला? पोलराइजेबल। कहां से आया? फजान रूल से आया। फजान रूल क्या था? फजान रूल क्या कहता था? केटायन का छोटा साइज और एनायन के बड़े साइज का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। फजान रूल ने क्या कहा था? केटायन का छोटा साइज और एनायन के बड़े साइज में का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। जितना बड़ा साइज है उतना वो पोलराइजेबल अच्छा है, और उसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी। पता है ये बात? पता है? तो अगर नहीं पता तो इतनी बात को ध्यान रखो, जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उतना वो अच्छा पोलराइजेबल होगा, उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी होगी। अब लिखना मत कुछ, मैं अपने आप लिखवा दूंगी क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी में। सुनो पहले बातें जो मैंने चीजें बोल रही हूँ। पीरियोडिसिटी की मैं बात करती हूँ, क्राइटेरिया फॉर द न्यूक्लियोफिलिसिटी में अपने आप मैं यही बातें लिखवा दूंगी। पीरियोडिसिटी की बात करती हूँ, मैंने बात करी CH3 माइनस, कार्बन, नाइट्रोजन, NH2 माइनस, OH माइनस और ये X माइनस में से बात करी, F माइनस। तो कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा बताओ? सेकेंड पीरियड में बात कर रहे हैं, पीरियड में बात कर रहे हैं, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा बताओ? न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है? टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम, उसी को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? क्यों? CH3 क्यों है उसके पास? बोलो बोलो। हाय हाय, कहाँ से है भाई? तो ये क्या हो गया? ऐसे मत बोला करो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएंगे, सब पे माइनस का साइन लगा है, सबके ऊपर ऑन पेयर है, सब प्लस हम शो करेंगे। ठीक है, क्या याद रखोगे मेरी बात? क्या क्या चीज गलती समझ में आ गई? क्या सीखे? जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग को, सारे के सारे क्या शो करेंगे? प्लस एम। अपनी गलती समझ में आ गई? तो प्लस एम इफेक्ट जब, अब देखो जो चीजें 11th की आएंगी ऐसे ऐसे रिवाइज कराती जाऊंगी, तो अपना पीछे से थोड़ा सा प्रिपेयर रखो। 11th वाला भी जीओसी होगी तुम्हारी, नीट वाले बच्चों की रिवाइज। रेजोनेंस वाला कराए थे पूरा टॉपिक? कराए आप लोग दोनों रेजोनेंस? है डाउट अपने खत्म करना आज की आज ही। ठीक है, आज का काम यही है तुम्हारा, रेजोनेंस वाला टॉपिक जिसका रह गया खत्म करके आएंगे। मतलब 3 टॉपिक, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, यही काम है आज का। इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस को दोबारा पढ़ेंगे, क्वेश्चन लगा के देखेंगे और PYQ कर लेंगे। जिन बच्चों का बुक MS चौहान से हो गया वो क्या कर लेंगे? PYQ कर लेंगे। ठीक है, जिनका नहीं हुआ वो करेंगे और PYQ करेंगे। आज का होमवर्क यही है। ठीक है, समझ में आ गई? नीट वाले नीट के, जे वाले जे के, इतना काम सभी करके आएंगे, कल आगे करेंगे नया। समझ में आ गई? फिर तुम्हारा GOC का टेस्ट लूंगी, जो टेस्ट आएगा ना उसमें ऑर्गेनिक में GOC के क्वेश्चन डालूंगी मैं। कितने डालूंगी आपको बताऊंगी, 10 क्वेश्चन डालेंगे ही सही, 10 या 8 क्वेश्चन डालूंगी ऑर्गेनिक के। नीट वाले में ज्यादा डालेंगे, नीट वाले में 20 डाल देंगे, तुम्हारे वाले में 8 डाल देंगे या 9 डाल देंगे, देख लेंगे। ठीक है, आएंगे पर 100% आएगा। ठीक है, इतनी बार
वो बात समझ में आ गई सब। अब हम बात ये कर रहे थे, ऐसे मत बोला करो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में, दिमाग में आप लोग के बैठ गया है कि CH3 होता है, सब पे माइनस का साइन है, सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे अगर रिंग के ऊपर लगे हुआ तो सारे के सारे प्लस हम इफेक्ट शो करते हैं। समझ में आ गई? अब बताओ कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब ऐसे सोचो ना, न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको करने हैं? कार्बन को करने हैं। अब सोचो कौन कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कार्बन को करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल उसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कार्बन को करता है, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो कौन जल्दी डोनेट करेगा? कौन करेगा? कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कार्बन को जल्दी से करेगा? NH2 करेगा। अच्छा, NH2 ही क्यों करेगा? तुम तो बीच में पहुंच गए कहीं, क्यों? CH3 माइनस करेगा, गलती भी नहीं करी, मैं चाह रही थी गलती तो करते ताकि वो समझ में आती। तुम्हें बोलना चाहिए था F माइनस करेगा, और बोलना चाहिए था ये गलती होगी तभी तो। मेन गलती तो बच्चे यही करते हैं। तुम्हें पता फिर ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, बीच का नाइट्रोजन तो उठा लिया, वो तो हो ही नहीं सकता, या तो कार्बन होगा या तो फ्लोरीन होगा, इतना तो दिमाग में आना चाहिए। फ्लोरीन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बच्चे जल्दी यही गलती करते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो नेगेटिव चार्ज को पकड़ के रखेगा, होल्ड करके रखेगा, कभी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। मतलब सपोज मेरे को केमिस्ट्री आती है, मैं अपनी केमिस्ट्री को पकड़ के रखूंगी, मैं कहूंगी मैं पढ़ाऊंगी नहीं, मतलब मैं डोनेट नहीं करना चाहूंगी। तो अगर वो डोनेट ही नहीं करना चाहेगा तो कार्बन पे अटैक कैसे करेगा? तो बॉन्ड ही नहीं बन पाएगी, अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। समझ में आती है? तो जनरल कॉन्सेप्ट ये होता है, ये गलती करनी चाहिए थी तुम्हें जो तुमने नहीं करी। बच्चे यही सोचते हैं, बट कंसेप्ट यही लगा, मतलब यही ऐसे सोचते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बट वो प्रॉपरली सोच नहीं पाते। तो आपका कंसेप्ट क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके लगता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करता, तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया? कार्बन हो गया। समझ में आती है? वो ये तो सोच लेते हैं फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। समझ में आई? अब अगर मैं बात करूं, ग्रुप में बात कर लिया, ग्रुप में बात करी, ग्रुप में क्या है? HF ले लिया, HCl ले लिया, HBr ले लिया और HI ले लिया, तो क्या होता है डाउन द ग्रुप? ये तो क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ पहले। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है ना? ठीक है, साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड साइज बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप, यहां लिख देती हूँ, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो आसानी से टूटेगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि वो आसानी से टूट जाएगा। समझ में आती है? आती है, आसानी से टूट जाएगा। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वो आसानी से टूटेगा नहीं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है तो आसानी से टूट जाएगा, कम है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी किसकी होगी? जो जल्दी से H पॉजिटिव आयन देगा। जल्दी से H पॉजिटिव आयन कौन देगा? जो जल्दी टूटेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होने का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, मतलब इजिली ब्रेक हो जाएगा। तो जितनी जल्दी ब्रेक होगा उतनी जल्दी क्या दे देगा? H+ आयन दे देगा। समझ में आ रही है ना? कौन टूटे, कौन देगा जल्दी से H+ आयन? HI देगा। तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, HF पीछे, फिर HCl, फिर HBr और फिर क्या होगी? HI। क्या इतनी बात समझ में आती है? आती है क्या? ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई, तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो उल्टी क्या करेंगे हम? बेसिक स्ट्रेंथ यानी बेसिसिटी की बात करेंगे। बेसिसिटी किसकी अच्छी होगी? बेसिसिटी, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी उसकी बेसिसिटी, बेसिसिटी बोल दो या बेसिक स्ट्रेंथ बोल दो, वो एक ही बात होती है। ठीक है। अब क्या किसकी अच्छी होगी? जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, जो स्ट्रॉन्ग एसिड, वो इसका वो वीक कॉन्जुगेट बेस होता है। क्या इसका कहाँ लिखूं कंसेप्ट? स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कैसा होता है? वीक कॉन्जुगेट बेस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस होता है। H+ छोड़ने के बाद जो स्पीशी आती है उसको बेस कहते हैं, कंजुगेट बेस कहते हैं। तो H+ छोड़ने के बाद क्या आएगा? F-, यहाँ क्या आएगा? Cl-, यहाँ क्या आएगा? Br-, यहाँ क्या आएगा? I-। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक कॉन्जुगेट बेस मतलब बेसिसिटी कम।
समझ में आती है इतनी चीज? क्लियर हो गया? अब बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी की। ठीक है जी, इसकी बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी न्यूक्लियोफाइल की। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी अच्छी होगी बताओ? अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब पे यही वाला बात करते हैं। क्या कौन होगा? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में से कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? क्या बोला मैंने? लार्ज साइज, जितना बड़ा डोनर एटम का साइज होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि ये बात मैंने वहां से जोड़ दी। जितना साइज बड़ा होता है उतना पोलराइजेबल अनायन अच्छा होता है। ठीक है, उतना अच्छा पोलराइज हो पाता है। जितना साइज बढ़ेगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। हेलोजन के केसेस में जितना साइज बढ़ेगा उतना अच्छा क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। तो मोर पोलराइजेबल आयन होगा तो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफिलिटी किसकी है? कौन कौन बड़े साइज का? I माइनस। तो मोर पोलराइजेबल आयन की न्यूक्लियोफिलिटी अच्छी होती है। यानी डाउन द ग्रुप अगर हेलोजन के केस में साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। क्लियर हो गई इतनी सारी चीजें? ठीक है, पहले आप इसको मैं बोल देती हूँ फिर लिखना। क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी में लिखो द फैक्टर which increases electron density, the factor which increases electron density, the factor which increases electron density at donor atom, the factor which increases electron density at donor atom increases nucleophilicity, increases nucleophilicity. The factor which increases electron density at donor atom increase nucleophilicity. दूसरा पॉइंट डालो, दूसरा पॉइंट डालो। मोर पोलराइजेबल डोनर एटम, more polarizable donor atom is better nucleophile, more polarizable donor atom is better nucleophile, is better nucleophile. Therefore large size of donor atom, therefore large size of donor atom increases nucleophilicity, therefore large size of donor atom increases nucleophilicity. लिखो फिर आगे करो। देखो, स्टेरिक इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, steric effect on nucleophilicity. Steric effect on, लिख लिया? पूरा हो गया? सबने लिख दिया? Steric effect on nucleophilicity, steric effect on nucleophilicity. ठीक है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। अब बताओ कौन अच्छा बेस है, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? इसका नाम है टर्ट ब्यूटेनॉल होता, वो अच्छा होता तो टर्ट ब्यूटेनॉल होता। अब टर्ट ब्यूटॉक्साइड कह दूंगी, ब्यूटॉक्साइड। इसका नाम इथेनॉल होता तो इसका नाम क्या कह दूंगी? इथॉक्साइड। कौन अच्छा बेस है और कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है बताओ? इन दोनों में से बेस अच्छा कौन है? सेकंड अच्छा बेस है। वाह, बेस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे प्लस का इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो बेस अच्छा ये नहीं होगा। बेस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट ही नहीं समझ में आया? अभी तुम्हें 10-15 मिनट हो गए मुझे बेस पढ़ाते हो। बेस का मतलब क्या है? जो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है उसी को ल्यूइस बेस बोलते होंगे। तो किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? दोनों में अटैकिंग साइड कौन सी? ऑक्सीजन है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा कहाँ से आएगी? इन्हीं प्लस आई ग्रुप की वजह से आएगी। तो गलत, तो कम से कम ये तो सही बोलो। कौन अच्छा बेस हुआ? ये वाला अच्छा बेस नहीं हुआ? इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेस। और ये कैसा हुआ? वीकर बेस। आगे बोलो। लेकिन न्यूक्लियोफाइल कौन सा अच्छा है?
न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? नई बॉन्ड किसके साथ बनेगी? कार्बन के साथ। अगर ये नई बॉन्ड कार्बन के साथ बनाने जाएगा तो इतने बल्की ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। और बेस अच्छा है, सिर्फ नई बॉन्ड। अब तुम बोलोगे स्टेरिक हिंड्रेंस फिर हाइड्रोजन के साथ नहीं होगा, नहीं होगा। हाइड्रोजन छुटका सा, एक एटॉमिक नंबर, एक ही इलेक्ट्रॉन, कहां से स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा? तो बेस तो अच्छा होएगा ही सही, लेकिन न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं होगा। क्यों? इतना बड़ा बल्की ग्रुप है, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने जाएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, होगा ना। तो बेशक स्ट्रॉन्गर बेस है लेकिन वीकर न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? किसकी वजह से? ड्यू टू बल्की ग्रुप। समझ में आ गई? लेकिन वो बेस बेशक वीक है लेकिन न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर है। समझ में आता है? कंपैरिजन समझ में आ गया क्या? सोच लो, यही सारी चीजें अप्लाई होंगी। अब सोच लो, यही सारी चीजें अप्लाई होंगी। देख लो और फटाफट से लिख लो। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो कोई रूल नहीं है। ऐसे ही देखना पड़ेगा जो पढ़ाया है। कोई ऐसा ये रूल नहीं है कि यही होता है, यही होता है वाला कोई रूल नहीं है। करें आगे? हो गया सबका? अब हेडिंग डालो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान से सुनो, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है? पहले ये बात बताओ मुझे, पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स पता है? क्या ये पता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा होता है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा होता है? बताओ, पता है क्या? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसे बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसे बोलते हैं? जिसमें हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होगा, जैसे कि पानी, जैसे कि अमोनिया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, उसे क्या कहेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। समझ में आती है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसे बोलते हैं? जिसमें हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से नहीं जुड़ा होता, जैसे कि डीएमएसओ, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से नहीं जुड़ा होगा तो उसे क्या कहेंगे? एप्रोटिक सॉल्वेंट। समझ में आती है? हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है तो प्रोटिक, हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से नहीं जुड़ा होता तो एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बताओ मुझे, बताइए बेटा, जल्दी बताओ। ठीक है, अब और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। इसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। और क्या नाम हो सकते हैं? एसिटिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, तो ये क्या हो गया? एसिटिक एसिड। ठीक है, समझ आ रही है? इसका एग्जांपल देख लेते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के। यहां लिख देती हूँ एसीटोन। एसीटोन कैसा है? एप्रोटिक सॉल्वेंट। हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। जुड़ा हुआ है क्या वहां से? नहीं, तो क्या हुआ? एप्रोटिक सॉल्वेंट। समझ में आती है? डीएमएफ, डीएमएफ फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो डाइमिथाइल बना दिया, फॉर्मामाइड बना दिया। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड। बताओ फॉर्मिक एसिड किसको कहते थे? HCOH को। डाइमिथाइल अमाइड, अमाइड किसको बोलते हैं? अमाइड बोलते हैं
यहाँ लिख ली हूं कोने में, CONH बॉन्ड को बोलते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं? CONH बॉन्ड को बोलते हैं अमाइड, ठीक है। CONH2 अमाइड, बेसिकली CONH2 इज अमाइड। RC डबल बॉन्ड हो NH2 अमाइड हो गया वो, ठीक है। समझ आ गई? क्लियर है? तो हमने क्या करा है, डाइमिथाइल क्या लिख दिया? फॉर्मा अमाइड, ठीक है। बोलो, समझ आ गई? आगे देखो, डाइमिथाइल एसिटामाइड, डाइमिथाइल एसिटामाइड। एक बार स्ट्रक्चर्स को देख लो, नहीं तो रटोगे आप लोग। ध्यान से देख लो मैं कैसे लिख रही हूं। डाइमिथाइल एसिटामाइड, रटना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के लिख लिया करो, स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसिटा, एसिटिक एसिड बताया रखा है ना, तो ऑलरेडी CH3CO ग्रुप को आ जाए तो एसिटा आ जाता है। अमाइड है CONH, उसके ऊपर डाइमिथाइल लगा दो, बन गया। और ये नाम तुम्हें खुद याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक में शॉर्ट फॉर्म में ही चलता है सब कुछ। DMSO ही लिख के देगा, कोई नहीं लिख के देगा डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। आज तक मैंने नहीं देखा किसी, ना किसी बुक में, ना किसी पेपर में, चाहे नीट में, ना जेई में। तुम्हें शॉर्ट में ही पढ़ना पड़ेगा सब। DMF, DMSO, DMA ऐसे ही लिखा होगा, तो जितने हैं तुम्हें याद करने पड़ेंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, बताओ और एग्जाम्पल बताओ। क्या बेंजीन प्रोटिक में आता है, एप्रोटिक में आता है? बताओ, बेंजीन प्रोटिक में आएगा, एप्रोटिक में आएगा? प्रोटिक में क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, वहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही नहीं है, कार्बन ही तो है। क्या दे, यही तो बच्चों, एक छोटे बच्चे को मैं ये सिखा दूं, बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ मिल गया ना, तो उसको प्रोटिक कह दियो। बाकी कहीं ना मिला ना, उसको प्रोटिक ना कहियो। और कोई बात है इसमें? बता दो। तो तुम्हें ऑक्सीजन दिख रहा है किसी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ? दिख रहा है कोई? वहां दिख रहा है? तो क्या ये तो बच्चे वाली बात है, ये इसमें समझने में क्या दिक्कत है? ये तो छोटे बच्चे को भी कह दो ना, H दिख जाए ना O के साथ या N के साथ जुड़ा हुआ, उसी को कहना है। HO के साथ दिख गया, HO के साथ दिख गया, या HO के साथ नहीं दिखा, HO के साथ HN के साथ नहीं दिखा, दिखा है क्या? और कुछ है क्या इसमें? तो क्या आया, ये क्या हुआ? एप्रोटिक सॉल्वेंट। समझ में आ गई? ठीक है, इतनी मुश्किल नहीं है बेटा, जितना आप बना देते हो। तो सिंपल सी चीज थी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा, प्रोटिक, नहीं जुड़ा होगा एप्रोटिक। ये सारे एग्जाम्पल पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक के थे। पहले ये बताओ, नहीं पता था तभी मैंने करवा दिया। पढ़ा क्या दी थी टॉपिक? सॉल्वेंट का इफेक्ट। पढ़ा क्या दिया? प्रोटिक और एप्रोटिक। पहले ये लिख लो, फिर वो सॉल्वेंट का इफेक्ट लिख करवाऊंगी। पढ़ा ये नहीं थी, पढ़ा क्योंकि वो पता नहीं था तो वहां पहुंच गई। चलो, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अब तुम मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के खुद बताओ कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा और एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे मान लो F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है और I माइनस है, इनका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? सोचो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? क्योंकि हम लोग तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहे हैं, सारा कुछ हमारा टॉपिक अभी तक क्या चल रहा है? न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है, किसमें बताना है? इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सोचो क्या होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में? क्या होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? पानी को इमेजिन कर लो, अगर पानी है तो F क्या करेगा? पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। F माइनस क्या करेगा? यहाँ पे पानी के साथ क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। पानी के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए, जितने मर्जी, जितना मन करे तुम्हारा दिखा दो, पानी के साथ क्या बना लेगा? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। बनाएगा कि नहीं? बना लेगा। जितना मन करे बेटा दिखा देना, पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ दिखा दोगे ऐसे ऐसे करके। तो जितना ये पानी की अगर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, क्योंकि जैसे तुमने, अब थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करो, रट्टा मत मारा करो, ऐसे इमेजिन करो। अब तुमने F माइनस किसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल लिया है और उसी कोई रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल F माइनस लिया और उसमें पानी सॉल्वेंट है, तो क्या F माइनस कार्बन के ऊपर जाके अटैक कर पाएगा? वो तो F माइनस क्या करेगा? पानी साथ ही क्या कर लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा।
क्या वो कार्बन पे अटैक कर पाएगा? नहीं, वो तो पानी के साथ ही क्या बना जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? क्लोरीन उसके कंपैरिजन में और अच्छा, ब्रोमीन और अच्छा, और आयोडीन और अच्छा होगा। समझ में आ गई? क्लियर है? पक्का? अब एप्रोटिक सॉल्वेंट में तुम खुद सोचो, पहले ये लिखो एप्रोटिक सॉल्वेंट में खुद सोचो। चलो कोई भी दिमाग में एप्रोटिक सॉल्वेंट उठाओ और खुद सोचो। क्या ऐसे हुआ तो क्यों? लाइट इज लाइट वाला कॉन्सेप्ट से कैसे हुआ, समझ नहीं आया मुझे। हाँ, आयोनिक तो सारे ही हैं, एफ माइनस एल माइनस, कैसे? मैं समझी नहीं कैसे कह रही है, थोड़ा सा डिटेल में सोच फिर बता। बताओ, बताइए जल्दी जाइए, सब बताइए सोच के। कैसे, रीजन बताओ। तो स्ट्रक्चर मुझे ये बता, एसीटोन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो हो क्या रहा है फिर? बता, सोचो सोचो बेटा, उल्टा ऐसे मत किया करो। बताओ बताओ, सोचो। ये बात समझ में आई? तुमने तो ये कह दिया फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, मतलब ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल जुड़े होंगे तो हिंड्रेंस ज्यादा होगी, मोर स्टेरिकली हिंडर्ड होगा तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिसिटी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिसिटी क्या हो जाएगी इसकी? कम हो जाएगी। यही कर रहे हैं ना हम लोग कि एफ माइनस पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, यानी मोर हिंडर्ड है। ठीक है, अब अच्छा ऐसे ताकि तुम्हें याद रह जाए ना बेटा, ऐसे भी लिख लो, ऐसे भी बना लो, इस मतलब ताकि तुम्हें याद रह जाए, अगर ये कंसेप्ट याद रह जाते हैं तो। यहाँ पे ज्यादा पानी के वाटर मॉलिक्यूल के साथ दिखा लेना बॉन्डिंग, या कम वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा लो, या ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल के साथ दिखा लो, लिख लो मोर हिंडर्ड, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रह जाए। मोर हिंडर्ड, मोर हिंडर्ड, तो क्या होगा? क्या होगा? लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा, ऐसे लिख लेना। वहां लिख लेना, वहां थोड़ा कम पानी के वाटर मॉलिक्यूल के, कम वाटर मॉलिक्यूल के साथ दिखा देना, तो लिख देना लेस हिंडर्ड। लेस हिंडर्ड तो क्या लिख देंगे? मोर न्यूक्लियोफिलिक। ये कर लेंगे ताकि तुम्हें याद रह जाए, मैं तो सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ, ठीक है? क्योंकि ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल से पढ़ रखा है, हिंड्रेंस ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वहां एक दो के साथ दिखा लेना, वहां 6-7 के साथ पानी के बॉन्ड दिखा देना, या एक दो के साथ दिखा देना, ताकि तुम्हें याद रह जाए, ठीक है? फिर मैं आगे बढ़ू, समझ में आ गई? पेपर में ऐसे लिख के भी दिखा दोगे, थोड़ी सी बोर्ड वोर्ड में नंबर अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट में। एप्रोटिक सॉल्वेंट में कैसे होगा? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ले रही हूँ मैं, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ले रही हूँ। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का क्या था? एस डबल बॉन्ड हो, CH3 और CH3, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है, फिर से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ दोनों बल्कि लगे हुए हैं, और यहाँ पे क्या है? F माइनस आयन है, ठीक है? अब F माइनस को अगर इस पे अटैक करना है, सल्फर के साथ अटैक करना है, दो साइड पे बल्कि ग्रुप्स हैं, दो साइड पे क्या है बेटा जी? बल्कि ग्रुप है कि नहीं? सल्फोक्साइड है, और यहाँ पे एक जगह I माइनस आयन होगा, तो कौन ए प्रोटिक सॉल्वेंट में? ऐसे करके मुझे रीजन बताओ, इसका उल्टा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगी, ये है वो है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी ही कैसे, पहले तो मेरे को यही बता दो। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहिए, वहां पे कहां से बनेगी? कार्बन का हाइड्रोजन उठा लोगे क्या? सोचो भाई, मैं क्या कह रही हूँ, सोचो, ले लो 1-2 मिनट और। ले लो 1-2 मिनट और सोचो, जल्दी बताओ क्या सोच सकते हैं। आपको ही सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हर जगह तभी सोच पाओगे। बैठ जाते हैं, इतना सा भी बेटा, थोड़ा सा
तो दिमाग लगा के सोचोगे तभी तो आगे बात बनेगी, आगे तो धीरे धीरे और टॉपिक मुश्किल हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा दिमाग तो लगा के सोचो, हो क्या रहा है भाई, और ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे क्या हो गया वहां पे, क्यों? अच्छा वो न्यूक्लियोफाइल है, बॉन्ड वॉन्ड तो नहीं बन रही, फिर हो कैसे रहा है? ए प्रोटिक सॉल्वेंट मैंने लिख भी दिया बोर्ड पे, और थोड़ा सा दिमाग लगा लो, सोचो। क्या कर सकते हैं? इतना सारा टॉपिक तुमने पढ़ लिया, लास्ट स्टेज पे आए पड़े हो, क्या करेंगे तो? एक जगह एफ माइनस है, एक बार एक जगह सोचो तो सही, और एक आई माइनस होता, और यहाँ पे वही सल्फोक्साइड है, और यहाँ पे यही यही है इस तरह से, और ये आई माइनस है, ये पार्शियल प्लस है, ये पार्शियल माइनस है, होता तो ऐसे ही है। इस आई माइनस को इस पे अटैक करना है, तो ये दोनों बल्कि ग्रुप है, और ये खुद का साइज भी बहुत बड़ा है, तो कौन हिंड्रेंस ज्यादा होगा? स्टेरिकली इफेक्ट किसको ज्यादा पड़ेगा? ये भी बल्कि, ये भी बल्कि, ये भी मोटा सा, अटैक कर पाएगा क्या सल्फर पे जाके? और ये छोटा सा फिर भी सल्फर पे जाके कंपैरेटिवली अटैक करेगा। ऐसा नहीं कह रही मैं बल्कीनेस यहाँ नहीं है, बल्कि तो यहाँ पर भी है, इसको भी मुश्किल होगा, पर इसके कंपैरिजन में आसान होगा क्योंकि ये पतला सा है और वो मोटा है, तो कौन जल्दी अटैक कर पाएगा? एफ माइनस आयन। तो ये सोचो ना, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगी, ये वो कहाँ है हाइड्रोजन बॉन्ड? पानी, हाइड्रोजन ही कहाँ है, मुझे तो यही बता दो। गलत हो जाएंगे बेटा, आजकल ऑप्शन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो तुम तो उठा के हाइड्रोजन बॉन्ड लगाए होगे। गलत क्यों? ऐसे नहीं होता किसी भी चीज का कुछ भी आंसर दे दो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया तो तुम तो गलत लगाओगे करेक्ट द स्टेटमेंट। कहाँ है हाइड्रोजन बॉन्ड, कहाँ है यहाँ पे? ये बताएंगे क्योंकि इसका स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है तो कंपैरेटिव टू दिस ये इजीली अटैक कर पाएगा यहाँ पे, इसीलिए है तो उसको भी मुश्किल, क्योंकि बल्कि ग्रुप है, उसको अटैक करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी तुम बना बना के दिखा देना, यहाँ पे सल्फर, ठीक है, और यहाँ पे दोनों CH3, इस तरह से 3-4 स्ट्रक्चर दिखा देना, ऐसे 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 करके यहाँ से जुड़ेगा। ठीक है जी, ऐसे करके 2-3 और दिखा देना, ऐसे करके दिखा देना, ऐसे करके यहाँ पे दिखा देना सल्फर, ठीक है, डबल बॉन्ड O, CH3, और ये बना लेना बेटा CH3 और CH3, ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसे करके तुम 3-4 जगह ऐसे दिखा देना यहाँ पर, ठीक है जी, क्लियर है? तो स्मॉल साइज होने की वजह से कंपैरेटिवली ये इजिली अटैक कर पाएगा। तो अब कौन अच्छा होगा? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, फिर I माइनस, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ड्रॉ आप खुद से कर लेना, अभी कर लो, मैंने आधा धूरे तो कर ही दिया यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको बोलता यहाँ पे ज्यादा, मैंने तो 3 दिखा दिए बोर्ड पे, तुम 6 दिखा दो, वहां पे 2 दिखा देना, तो तभी लिख दिया मैंने, यहाँ पे 6-7 दिखा दो, इधर देखो यहाँ 6-7 दिखा दो, यहाँ 2 दिखा देना, तो ज्यादा हिंडर्ड लेस न्यूक्लियोफिलिक, लेस हिंडर्ड मोर न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, कॉपी में अच्छे से ड्रॉ कर लिया, मैंने तो यहाँ थोड़ा बहुत करा, तुम ज्यादा शो कर दो। स्मॉल साइज होने की वजह से कंपैरेटिवली अच्छा न्यूक्लियोफाइल है उसमें, क्योंकि ये इसका भी साइज बड़ा, लार्ज साइज, अटैक करना मुश्किल होगा, ये भी बल्कि है, तो न्यूक्लियोसिटी क्या हो जाएगी? कम। ठीक है जी।